वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में प्रस्तावना प्रियम्बल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपके 9 है। इसका पहले 8 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ठीक है, घटना चक्र में किसी भी चैप्टर को शुरू होने से पहले शॉर्ट नोट्स दिया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स में पहला पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसे जो है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये भी पूछा जाएगा कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। ये VVI क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को जो है 3 प्रकार के न्याय देता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका जो है 3 प्रकार के न्याय देती है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। KM मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जो ये सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो कथन बोला गया है, इसे आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान सभा का भाग जो है केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 केस में स्वीकार किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व जो है बेरुबाड़ी केस 1960 में उद्देशिका को जो है संविधान का भाग नहीं माना गया था। 1960 के बेरुबाड़ी केस में जो है उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा गया था, जबकि 1967 में गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के बीच में जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम इंडियन ऑफ इंडिया, सॉरी, बम्बई बनाम इंडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1994 केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा
पुनः स्पष्ट की कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है। ठीक है, 1973 के बाद जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान जो है उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है। ठीक है, उद्देश्य का क्या है, संविधान का भाग है। तथा पथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पथ निरपेक्षता है वो संविधान का मूल लक्षण है। उद्देश्य की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य की प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय माना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा, अगर ऑप्शन में प्रस्तावना रहेगा तो प्रस्तावना मारना है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे बोला तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 को बोला है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, K.M. मुंशी ने उद्देश्य को जो है राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। K.M. जो मुंशी हैं उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप एक बुक राइटर हैं, ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अब हम लोग का क्वेश्चन शुरू होता है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन IAS का पूछा हुआ सवाल है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 26, ठीक से लिख देते हैं आपको, एक सेकेंड, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये चीज को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी शब्द तो बाद में जोड़ा गया, उसके बाद है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भी आपके बाद में जोड़ा गया है। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ज्यादा सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की
तत्कालीन उद्देश्य के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, समाजवाद इसमें भी है, इसमें धर्मनिरपेक्ष है, तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन छट जाता है। और इसमें लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ही है, जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ज्यादा सही है। ठीक है, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका में दिखता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस प्री का पूछा हुआ सवाल है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में जो है न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के, उसके बाद है भ्रातृत्व, तो आपके भाईचारा तो 1 प्रकार का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सही क्रम सही है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें कोई भी क्रम सही नहीं है। इसका होगा सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र होगा। ठीक है, साथ में आपको नोट यह लिखा गया है। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं, इसे पढ़ लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। जो जनवादी शब्द है यह किस देश के संविधान में उल्लेखित है? तो चीन के संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। सही शब्दों को विचारा अनुरूप क्रम दीजिए। तो देख लीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसमें सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? तो सबसे पहले शब्द आएगा सार्वभौमिक। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक, समाजवादी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता। फिर से बोलते हैं, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से
भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो समाजवाद और पथ निरपेक्ष, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है, ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन आपके सम्मिलित नहीं था? अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था, ये 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद और पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें कौन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतवा उद्देशिका बना, तो सही बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, किया जा सकता है। तो देखिएगा 3 गलत है, तो 3 किसमें है, तो उसे काट दीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, उसके बाद बचा 4। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। संविधान के जो है विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो वास्तव में ये रद्द नहीं कर सकता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा यहाँ पर लिखा गया है, इसे पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर में लिखा गया है सारे को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिख दिया गया है यहाँ पर। ये याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो आपके संविधान में जोड़ा गया है, और उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, ठीक है। उद्देशिका जो है संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी, अखंडता, पथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे। सही उत्तर चुने तो 1, 2, 3, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आपको हम बता चुके हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को आपको याद रखना है, ठीक है, इसे याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे, ठीक है, इसी के आसपास लगभग सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सही बात है, चारों जो है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध कराना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे आपके सही हो जाएंगे। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का लक्ष्य जो है उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो सही बात है। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, तो ये भी आपके सही है। तो आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल था। अब यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आपके जोड़े गए हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से, इसे ध्यान रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, कोई और देश भारत पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, जैसे कि अंग्रेज पहले कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एमपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, ये सही है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में वहाँ पर जो राज्य का धर्म है इस्लाम। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में है कि जो भारत की सरकार है लगभग सभी धर्मों को हेल्प करती है, एक तरीके से कोई अगर आयोजन होता है तो उसमें मदद करती है, लेकिन भारत सरकार की कोई अपना धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। ये एमपीपीसीएस का शब्द पूछा गया है, एमपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस शब्द को बार बार आपको बोलते हैं कि याद हो जाए। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। ठीक है, जबकि लोक कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। ये आईएएस और यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता का है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता इसका भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसे बार बार आपको लिख लेना है, एक पेज में सारा समझ में आ जाएगा कि विचार, अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है भारत में, तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। आर्थिक न्याय का उल्लेख है, ठीक है। आर्थिक न्याय का उल्लेख है, स्वतंत्रता का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय तो है, आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय है, ठीक है। जबकि धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। धार्मिक न्याय नहीं है। धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, न्याय नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो सही बात है, ये अंग नहीं थे। जो शब्द है 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये गलत है। 1976 के संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि 1985 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये भी गलत है। तो शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत, ये भी गलत है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का कहलाता है, ठीक है। उद्देश्य का कहलाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए ताकि याद हो जाए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का कहलाता है, ठीक है। उद्देश्य का कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। नोट: लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है, ठीक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रियम्बल को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी होगा, ठीक है। अगर अम्बेडकर अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो हो जाएगा आपके डीपीएसपी, डीपीएसपी बोल रहे, आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर अम्बेडकर नहीं है तो इसका प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना हो जाएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। आपको ऊपर भी हम ये बात को इंडिकेट कर दिए थे, आपको समझा दिए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? आपको बता चुके हैं, के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है। के एम मुंशी ने कहा है हमारे संप्रभु प्रस्तावना को जो है हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, के एम मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। इस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने
सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी केस में, ये बेरुबारी केस कब हुआ था? 1960 में। उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषणा की कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में जो है केशवानंद भारती बना केरल राज्य केस में जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की भाग है, ठीक है, संविधान का भाग है। निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो ये आपके जो धारणा प्रस्तुत की बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है, 1967 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नगत वादों में से बम्बई बना यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है तथा पथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पथ निरपेक्षता जो है संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य का जो है संविधान का भाग माना गया, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती केस में तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे एक बार पढ़ भी लीजिए। केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देश्य को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देश्य में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व वे पहचान खो देगा हमारा संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, तो उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? तो मूल अधिकारों के अध्याय में यहाँ पर तो की गई है। राज्य के नीति में डीपीएस में भी की गई है। और नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों, डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्य इन सभी में की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक सही क्या है? सी इसमें सबसे अधिक सही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही के सिर्फ फंडामेंटल राइट दिया गया है, दूसरे में सिर्फ डीपीएसपी दिया गया, जबकि सी में जो है फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, डीपीएसपी भी दिया गया है और मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो आंसर उसे पढ़ लीजिए एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है, ठीक है। इसको बार बार हम फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक ना बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसे पढ़ने के बाद। तो कोई भी चीज को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा ना तो बहुत लंबा समय तक आपको याद रहेगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो है कि 1 से 2 बार तो जरूर देखें पूरा, ठीक है। अगर 2 बार अगर आप वीडियो का ढंग से अगर देख लेते हैं तो पॉलिटी में खैर आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है?
निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है। आपको ऊपर हम समझा भी चुके हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, इस चीज को हम बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय से तात्पर्य क्या है? कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होना। जबकि राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक नागरिकों को जो है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना जो है नागरिक अधिकार से। ठीक है, राजनीतिक अधिकार से। राजनीतिक अधिकार से क्या है? कि प्रत्येक नागरिकों को जो है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएएस का पूछा हुआ सवाल 2013 में पूछा गया था कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो किसमें किया गया है? उद्देश्य का और मूल अधिकार में नहीं किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पर किया गया है। मूल अधिकार में नहीं किया गया। ठीक है, जब फंडामेंटल राइट में हो जाएगा तो आप किसी का संपत्ति को मंजूरी जाके अधिग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से सरकार कर लेती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले फंडामेंटल राइट में था, लेकिन इसे हटा दिया गया बाद में। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। तो ये सही बात है। संविधान का भाग नहीं है तो ये गलत हो गया। संविधान का भाग है और ऐसा ही विधिक प्रभाव रखती है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि उसका कोई अनुभाग रखता है। संविधान का भाग है किंतु, आपको ध्यान रखना है, किंतु उसके अन्य भाग से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। तो आपको बताना है ए सही है कि डी सही है। आप लोग सभी लोग अपने मन में आंसर सोच लीजिए। आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, तो आपको बता दें कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप पढ़िए। केशवानंद भारती बना किलर राजवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में दिया गया प्रस्तावना, ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं होता है। तो सही बात है, लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्य को सबसे पहले देखिए, एक सही है तो एक किसमें है उसको चुन लीजिए। तो ये गलत हो जाएगा, बचेगा अब। इसका मतलब 3 को चेक करना हमें है। ठीक है, शासन करने के उद्देश्यों से उल्लेखित करता है, तो शासन करने के उद्देश्यों से उल्लेखित करता है तो सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो दिया ही नहीं भाई, इसे आप लोग पढ़ लीजिए नीचे। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना को प्रियम्बल कहा जाता है, जो आमुख को प्रियम्बल बोला जाता है। प्रश्न में उद्देश्य का संबंधी सभी चारों कथन सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सही कथन सम्मिलित नहीं है।
यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनंत नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विशेष स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम